हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओपेरा क्लासेस में। मैं निखिल वर्मा आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ हमारे एक और चैप्टर की नई सीरीज़। तो इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगला चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मज़ा आएगा पढ़ने में, मेरी गारंटी है। आप लोगों को पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आएगा और सारे के सारे टॉपिक समझाने की गारंटी मेरी। अगर नहीं समझ में आए, कमेंट सेक्शन ज़िंदा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, तो बेसिक से अपना स्टार्ट होने वाला है। मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँ व्हाट इज़ एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट दरअसल है क्या। हम लोग डे टू डे लाइफ में सुनते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट, तो ये दरअसल हैं तो हैं क्या। तो मीन वैल्यू ऑफ एसी के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है, उसके बाद हम लोग जानेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। और फिर उसके बाद दरअसल मैं आपको बताऊंगा कि वाई इज़ मीन वैल्यू ऑफ एसी 0 फॉर वन कंप्लीट साइकिल। दरअसल ये वाई जो है ये दरअसल एक क्वेश्चन है, तो अगर ऐसा होता है तो आप उसको डेरिवेशन के माध्यम से समझा सकते हो। दरअसल जो एसी अपना होता है, ये जो अपनी करंट होती है, इनका ये साइन कर्व को फॉलो करता है, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो इसमें जब आप वन कंप्लीट साइकिल के लिए देखते हो, यानी कि यहाँ तक देखते हो, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, दैट इज़ फुल्ली कंप्लीटेड, तो ये बाद में आके फिर 0 हो जाता है। जितना यहाँ पे चढ़ा था उतना यहाँ से नीचे उतर गया, दैट मीन्स पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, और वो कट जाते हैं आपस में। तो इसी वजह से जो टोटल वैल्यू होती है एसी की, वो वन कंप्लीट साइकिल में होती है 0। तो यही हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है व्हाट इज़ एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट दरअसल है क्या। तो देखो, करंट हमारे पास दो तरीके के मेनली हम लोग पढ़ते हैं। वो होते हैं हमारे एक एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है हमारा डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। तो अब एसी का चैप्टर है तो एसी के बारे में पढ़ते हैं। एसी दरअसल ऐसा वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों समय के साथ बदलते हैं, समय के साथ चेंज होते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये साइन कर्व को फॉलो करते हैं। कैसे, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर सपोज कर लिए ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है 2 एक्सिस का, 3 एक्सिस है एक्चुअली, तो इसमें अगर ये आई है और ये हमारा टाइम है, ये हमारा टाइम है, तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो साइन कर्व को फॉलो करता है, और ये रहा हमारा साइन कर्व। ऐसा ही तो होता है ना, साइन कर्व। और इसमें जो ये वैल्यू होती है, ये होती है हमारी आई नॉट की, है ना। और इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर आप देखें तो वो समय के साथ बदल रहा है। यहाँ तक इसका पूरा टाइम, सपोज मान लीजिए कि अगर यहाँ तक ये पूरे यूनिट टाइम को अगर हम लोग काउंट करें तो वो हमारी होती है t, और अगर यहाँ तक हम लोग काउंट करेंगे तो वो होगी हमारी t/2। तो यानी कि ये पूरी यहाँ तक इसकी एक कंप्लीट साइकिल होती है, जिसका टाइम अगर हम लोग t मान लेंगे तो हाफ साइकिल के लिए ये t/2 होता है। अब ये फुल साइकिल और हाफ साइकिल का क्या चक्कर है, ये मैं आप लोगों को तब समझाऊंगा जब आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि मीन वैल्यू जो होती है वन कंप्लीट साइकिल के लिए वो 0 दरअसल क्यों होती है। तो इस कर्व को अगर मैं फॉलो करूं तो ये साइन कर्व को फॉलो करता है, तो इसी वजह से हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की एक इक्वेशन आती है जो होती है I बराबर I0 साइन ओमेगा t। हियर वी हैव दिस वैल्यू एंड सेम फॉर द EMF। अगर आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन होती है E बराबर E0 साइन ओमेगा t। अब ये ओमेगा क्या है, टी क्या है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे पास आई नॉट होता है, ये आई नॉट दरअसल जो होती है वो पीक वैल्यू होती है हमारी करंट की। सेम EMF की कर्व में EMF, और दरअसल मैं आपको आई नॉट का समझा देता हूँ। ई और ई नॉट का पूरा सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। आई नॉट की जो वैल्यू, आई नॉट जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास पीक वैल्यू होती है हमारी करंट की, और जो ओमेगा होती है वो दरअसल एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारी करंट की, क्योंकि ये समय के साथ अपना डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है इसी वजह से। तो यही सेम पूरा का पूरा मेथड हमारे EMF के फॉर्मूले में लगता है। तो ये आई थिंक आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट अभी समझ में आया हो। इसको मेज़र करने के लिए हम लोग हॉट वायर गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है। तो यहीं तक था हमारा एसी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा मीन वैल्यू ऑफ एसी। चलो बच्चा लोग, मीन वैल्यू ऑफ एसी हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मीन वैल्यू ऑफ एसी दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेरिवेशन अक्सर
मतलब आ जाता है, क्योंकि इसका डेरिवेशन दरअसल बेसिक से स्टार्ट होता है और हो सकता है कि आपके जो मिड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो 2 या 3 नंबर के होते हैं, उनमें हो सकता है इनका डेरिवेशन आ जाए या फिर इनके फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि मैं आप लोगों से कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले बात तो ये कि जब AC चल रहा था तो मीन वैल्यू कहाँ से आया, और ये मीन वैल्यू ऑफ AC दरअसल होता क्या है। देखो, द अमाउंट ऑफ स्टेडी करेंट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम पीरियड एज एन AC, उसी को हम लोग मीन वैल्यू ऑफ AC कहते हैं। सपोज कर लो हमारे पास कोई सर्किट है और कितने टाइम पीरियड में, जैसे सपोज कर लो कुछ टाइम पीरियड भी है, उस टाइम पीरियड में AC उस सर्किट में गई और उस सर्किट में जाने के बाद उसमें कुछ चार्ज कलेक्ट हुआ। ओके, अब सपोज कर लो कि उतने ही उतने ही टाइम पीरियड पे और उतने ही उसी सर्किट में अगर हम लोग स्टेडी करंट को दौड़ाएं तो जो सेम द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, यानी कि जो अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट हमें रिक्वायर्ड होगी उसी सर्किट में उतने ही टाइम पीरियड में दौड़ाने में और उतने ही चार्ज को कलेक्ट करने में, वही कहलाती है मीन वैल्यू ऑफ AC। मैं एक बात थोड़ा सा आसानी से और समझा देता हूँ कि सपोज कर लो मेरे पास एक सर्किट है, सपोज कर लीजिए किसी भी टाइप का मैं एक सर्किट बना लेता हूँ, है ना, किसी भी टाइप का मैंने एक सर्किट बना लिया। अब इस सर्किट में मैंने दौड़ा दी सबसे पहले क्या, AC, ठीक है। AC को दौड़ाने के बाद अगर इस सर्किट में सपोज कर लो कि इस सर्किट के अंदर कुछ पार्टिकुलर टाइम पीरियड T के लिए इसमें AC गई और इसमें कुछ चार्ज इकट्ठा हो गया। यहाँ पर मैं वहाँ पे बल्ब की जगह एक काम करता हूँ, एक कैपेसिटर ले लेता हूँ, बिकॉज कैपेसिटर इज़ यूज टू कलेक्ट द चार्ज, ठीक है। तो अब उस टाइम पीरियड को ख़त्म होने के बाद मैंने AC हटा दी और मैंने इसमें डायरेक्ट DC लगा दी, ठीक है। DC या फिर स्टेडी करंट का मैंने कोई सोर्स लगा दिया किसी भी तरीके का, ठीक है। अब इसे DC या फिर स्टेडी करंट की जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगी उतने ही टाइम पीरियड में, यानी कि T में, और इसी सेम सर्किट में उतने ही अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने के लिए वो कहलाती है मीन वैल्यू ऑफ AC। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दरअसल जो AC इसका मीन वैल्यू ऑफ AC का और जो वैसी वाली AC होती है अपनी नॉर्मल वाली, उनके बीच का आपस में रिलेशन क्या होता है। तो जो डेरिवेशन है वो दरअसल थोड़ा सा बड़ा है, तो वो बड़े डेरिवेशन को हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अपना रूट मीन स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ AC के बारे में। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग अपने रिलेशन की। देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो मीन वैल्यू ऑफ AC होती है उसके बीच में और जो हमारा नॉर्मल करंट होता है उसके बीच में, या नॉर्मल करंट ऑफ या फिर जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो नॉर्मल करंट को दरअसल हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग I0 यानी कि जो पीक वैल्यू होती है, जो मैंने आप लोगों को जब AC बताया था उसमें बताया था कि I0 जो होता है वो हमारा एक पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है, उसके बीच का रिलेशन, और ये IM यानी कि IM ले लीजिए, IMV ले लीजिए, कि जैसे आप लोगों को मन करे आप ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आप लोगों से कंसिडर करूँगा कि आप लोग IM ही लें ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा IM हो गया, है ना। इनके बीच में आपस में दरअसल क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इनकी बात हम लोग करने वाले हैं आज, पीक वैल्यू के बारे में और मीन वैल्यू के बारे में ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में। तो चलिए सपोज करते हैं कि कोई हमारा एक सर्किट था जिसमें अल्टरनेटिंग करंट I है, वो बह रही है, अल्टरनेटिंग करंट I बही कुछ पार्टिकुलर टाइम dt के लिए बही, और उसमें कुछ जो चार्ज जब कलेक्ट होगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टाइम जो है वो टाइम में दरअसल पूरा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं हाफ साइकिल के लिए सिर्फ निकाल रहा हूँ। क्यों, वो आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जो वन कंप्लीट साइकिल के लिए जो होती है वो मीन वैल्यू की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसी वजह से मैं हाफ साइकिल के लिए लूँगा, यानी कि T/2 टाइम के लिए लूँगा। तो अब सपोज करिए कि T/2 टाइम के लिए उसमें करंट I बही, और अब उसमें कितना चार्ज स्टोर होगा तो वो हम लोग निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से। सबसे पहले dq इक्वल टू कितना चार्ज स्टोर होगा, I dt। सबको ये बात याद होगी कि जो करंट होती है हमारी वो दरअसल चार्ज पर यूनिट टाइम होती है, कि दरअसल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है I बराबर Q/T या Q बराबर IT, ये सबको फॉर्मूला याद होगा मेरे ख्याल से, है ना। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि I की वैल्यू दरअसल क्या होती है, I की वैल्यू हमारे पास होती है I0 sin ओमेगा t, ये हमारे पास I की वैल्यू होती है। तो जब हम इस I की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो ये हमें क्या गिवन करेगा, dq
इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी डी टी। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब बात करते हैं टोटल चार्ज की। दरअसल टोटल चार्ज इसमें कितना करेक्ट होगा, अब मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो टोटल चार्ज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। टोटल चार्ज करने के लिए हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन, टोटल चार्ज बाय इंटीग्रेशन विथ प्रॉपर लिमिट्स, विथ प्रॉपर लिमिट्स हम लोग करते हैं। अब लिमिट दरअसल जो होंगी मैं आपको बताऊंगा, एक सेकेंड। तो टोटल चार्ज हमारा क्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं I0 साइन ओमेगा टी डी टी। तो डी टी के टर्म में हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास है। अब दरअसल जो टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे, हम लोग वैल्यू लेंगे 0 से t तक। नहीं, हम लोग वैल्यू लेंगे 0 से लेके t/2 तक, क्योंकि हमें पता है अगर हम लोग कंप्लीट 1 साइकिल ले लेंगे तो ये बाद में 0 हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग अब यहाँ पे लेंगे t/2। दैट मीन्स वी हैव टू टेक लोअर लिमिट एज 0 एंड अपर लिमिट एज t/2। अब I0 तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि साइकिल जब अपनी अपनी चलती है AC की तो पीक वैल्यू की वैल्यू चेंज नहीं होती है जब तक कि आप उसकी फ्रिक्वेंसी या फिर उसके जो मतलब उसका जो नॉर्मल इक्वेशन आप उसमें छेड़छाड़ ना करें। तो यही हमारा चलता है। तो आई थिंक इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, मैं डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी वो I की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके t की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके t/2 तक हम लोग लेंगे, और I0 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगी। और साइन ओमेगा टी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा दरअसल जो है वो यहाँ पे एक अलग वैल्यू है जो डी टी से अलग है, तो वो एज अ डाउन आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारा I0 बाहर आ गया, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। आई होप एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड। 0 से t/2। और फिर इसके बाद हम लोग अब अपना बोर्ड चेंज करते हैं, मतलब बोर्ड तो नहीं, अगले उससे करते हैं। अब ये जो Q होगा इसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ करते हैं। चलो पहले यहाँ तक देख लीजिए, अगर आपको दिख ना रहा हो तो यहाँ तक मैंने इसको किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये I0 हो जाएगा, और कॉस ओमेगा में ये I0 बाई ओमेगा ये भी बाहर यहाँ पर आ जाएगा, और कॉस ओमेगा टी में कॉस ओमेगा टी की वैल्यू t/2 माइनस कॉस ओमेगा 0। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को आया होगा। और Q की वैल्यू I0 बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू दरअसल जो हमारे पास रहती है वो होती है 2π/t। 2π/t, t जो होगा वो उसके डिनोमिनेटर में होगा। कॉस ओमेगा की वैल्यू 2π/t हमारी होती है, और यहाँ पर हमारे पास t/2 मल्टीप्लाई में है। t से t गया, 2 से 2 गया, माइनस कॉस 0। हाँ अच्छा, हाँ एक चीज़ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। यहाँ पे जो इसका साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक माइनस साइन और आएगा। अब वो माइनस साइन हम लोग यहाँ पे पहले ही बाहर ले लेते हैं, तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। वो माइनस साइन मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया। अब जो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर होगी कॉस 0 की वैल्यू, Q यहाँ पे माइनस t/2 2π/2 माइनस I0 बाई ओमेगा। ये हमारे पास आया कॉस पाई, और यहाँ पर आया माइनस कॉस 0। जो हमारे पास अब I0 की वैल्यू जो हो जाएगी I0 बाई ओमेगा कॉस पाई, यानी कि कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और माइनस कॉस 0 की वैल्यू भी होती है 1। तो ये हमारी आ गई 1, और ये 1 थी, एंड दिस होल बिकम्स -2। This whole becomes -2, and this minus will become positive. So we have Q is equal to plus का 2I0 by omega. I hope everything will be clear to you. अब यहाँ तक हमारा ये डेरिवेशन ख़त्म नहीं होता, बिकॉज वी ओनली गेट द चार्ज। अब हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए थी रिलेशन किस में, I0 और IM में। तो सपोज़ करते हैं कि IM जो करंट है वो चार्ज इससे रिलेट कैसे करता है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू, Q का फॉर्मूला IT होता है हमारे पास, वो t/2 के लिए होगा अभी भी।
तो Q इज इक्वल टू IM और T/2, ठीक है। नाउ ये यहाँ से थोड़ा सा अलग लेता है, यहाँ तक ये हमारा इतना है। IM इज इक्वल टू T/2 ये हमारा हो गया। अब Q की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2I0/ओमेगा, है ना। तो 2I0/ओमेगा से अब हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा, मैं यहीं पे इसको कर देता हूँ, नहीं थोड़ा अलग लेना पड़ेगा, चलिए यहाँ से ले लेते हैं बोर्ड थोड़ा सा। 2I0/ओमेगा और ये हो गया IM T/2। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको। अब ये जो ओमेगा की वैल्यू है ये सबको पता होगा 2π/T होती है हमारी, तो ये हो गया 2I0 और ये हो गया 2π/T। T जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, इंटू T इज इक्वल टू IM इंटू T/2। T से T हमारा चला गया, इस 2 से हमारा ये 2 चला गया, एंड वी गॉट I0 इज इक्वल टू π/2 ऑफ IM। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आता है किसके बीच में, I0 और IM के बीच में। सो वी गॉट I0 इज इक्वल टू IM इंटू π/2, या फिर इसको आप जैसे चाहें अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यही हमारा रिलेशन था पीक वैल्यू ऑफ AC में एंड मीन वैल्यू ऑफ AC में। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। चलिए इससे पहले एक चीज़ और, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना, I0 इज इक्वल टू π/2 ऑफ IM, तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आया था मीन वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच में। आप इसी सेम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो EMF के टर्म में। दैट मीन्स E0 इज इक्वल टू π/2 ऑफ EM। ये होती है मीन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन AC, है ना। तो इसमें आप लोग सेम फॉर्मूला ऐसे ऐसे अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा होने वाला है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, यानी कि IRMS। और IRMS में दरअसल अपना क्या है कि जब हम लोग मीन वैल्यू ऑफ AC पढ़ते थे तो उसमें हम लोग चार्ज को बेस मानते थे, इसमें हम लोग हीट को बेस मानेंगे। तो द अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम पीरियड एज AC, वही हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कहलाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई एक सर्किट है जिसमें पहले हम लोगों ने AC दौड़ाई, AC दौड़ाने के बाद वो कुछ पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए AC चली और उसमें कुछ हीट कलेक्ट हुई। अब हम लोग उसमें स्टेडी करंट दौड़ा रहे हैं, तो उतने ही टाइम में और उसी सेम सर्किट में जो अमाउंट ऑफ DC या फिर स्टेडी करंट लगने वाली है वही हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कहलाती है। तो इसका जो सिंबल होता है वो IRMS होता है, उसमें हम लोग IM लेते थे। अब हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं दरअसल किसमें, IRMS और I0 के बीच में। इन दोनों के बीच में हम लोग अपना रिलेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं यहीं पे स्टार्ट कर देता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी वैसी बात नहीं है। तो सपोज़ कर लेते हैं कि हमारा जो सर्किट है इसमें पहले कुछ I करंट दौड़ा और कुछ पार्टिकुलर टाइम DT के लिए दौड़ा और उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमारी जनरेट हुई। तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला आता है, सब लोगों को पता होगा, जो हीट का हमारे पास और करंट का रिलेशन होता है कि पार्टिकुलर सर्किट में हीट करंट अगर दौड़ा है तो उसमें कितनी हीट रजिस्ट हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की कुछ स्मॉल टाइम पीरियड के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा DH बराबर I² R dt। ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है। अब हमें पता है, सबको पता है कि अगली स्टेप हमारी क्या होने वाला है। अगली स्टेप में हमारे में क्या होने वाला है, हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो I की वैल्यू है वो है I0 sin ओमेगा t, सबको पता होगा। तो इसी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे और ये हमें क्या देगा, बोलो बोलो क्या देगा, ये हमें देगा DH इक्वल टू I0² sin स्क्वायर ओमेगा t R dt, है ना। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे निकलने वाली है। अब हमें चाहिए क्या, टोटल, यानी कि टोटल करंट। देखो इसमें हम लोग हाफ साइकिल नहीं लेंगे क्योंकि अब हम लोग मीन वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC की।
तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में आप पूरी का पूरा अपने साइकिल ले सकते हो, यानी कि हम टाइम पीरियड की जो लिमिट्स हैं वो हम लोग 0 से लेकर t तक पूरी ले सकते हैं। तो यही हमारा होने वाला है। तो हम लोग लेंगे टोटल हीट प्रोड्यूस, वी कैन इवेल्युएट इट बाई evaluated by integrating with proper limits। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबको पता है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के हमारे पास ये डी है, ये h हो गया। इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे 0 से लेकर t तक, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ये जो आई नॉट स्क्वायर और आर है ये तो हमारे पास कांस्टेंट है हमारे, हम लोग इनको बाहर निकाल लेते हैं। एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, 0 से टी तक रखेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो साइन स्क्वायर में इसका इंटीग्रेशन करना तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज लग सकता है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। हाँ, हमारे पास जो एक छोटा सा फॉर्मूला, देखो cos 2 थीटा का हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, तो हम लोग इसमें वही इन तीनों में से एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ वो है cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हो जाएंगे, मतलब सॉरी, ये वो फॉर्मूला है जो हमारा इसमें यूज़ होगा। अब यहाँ पे थीटा की जगह जो है वो ओमेगा टी हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोगों को ओमेगा टी के टर्म में ही इसको लिखना है। कैसे? आई नॉट स्क्वायर आर, ये तो बाहर हो गया, 0 से टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी में हम लोग इसको, ये माइनस है, जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, और ये हो गया हमारा डी टी। आई थिंक यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा। 2 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं इसको। h बराबर आई नॉट स्क्वायर आर, 0 से t, ये हो गया 1 माइनस, आई नहीं है ये 1 है, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी। चलिए लाइन खींचते हैं, अगले से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो दरअसल डबल वैल्यूज़ में इंटीग्रेशन होगा, और उस डबल वैल्यूज़ में इंटीग्रेशन हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबको पता है कि ये t जो है t के टर्म में तो हमारा हो ही गया, और 2 तो हमने बाहर निकाल ही लिया था, सॉरी ये यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर 2 होगा। अब यहाँ पर जो है हमारा जो 1 है इसका तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप करोगे तो जिसके टर्म में आप करते हो उसे t के टर्म में हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर t आ जाएगा, सॉरी, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई टी, ये हो जाएगा, यहाँ पर ये t आएगा, माइनस कॉस, सॉरी कॉस नहीं, ये t की जगह अब यहाँ पे ये t नहीं रहेगा, अब ये यहाँ पे हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को जब बताया था वो cos थीटा का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, cos थीटा ही है ना, हाँ, cos थीटा का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो दरअसल हमारा sin थीटा होता है, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन sin ही रहेगा, माइनस में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे cos 2 थीटा होगा तो वो हमारा sin ही बना रहेगा, तो ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, कॉन्स्टेंट जो है वो नीचे आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं 0 से t तक। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर t आ जाएगा, यहाँ पर आप इनको देखेंगे, अगर आप सिर्फ इसका देखें तो ये t माइनस 0, तो यहाँ पर t ही आएगा, तो ये h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई टी, ये हमारा t ही रहेगा। साइन की बात अगर हम लोग कर लें, माइनस यहाँ पर ही साइन करते हैं इसका, साइन 2 ओमेगा टी, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी सॉल्व करके बता दूँ, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ओके। तो 2 ओमेगा की वैल्यू हम लोगों को पता है 2 पाई बाई टी होती है, तो ये दरअसल हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी, टी से ये टी और ये 2 ओमेगा, तो ये टी से टी हमारा पूरा ऐसा हो गया, और साइन 2 इंटू 2 पाई, तो अब दरअसल जो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी होगी, साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा,
है ना, और ये हमारी कुछ वैल्यूज़ 0 से लेके टी तक तो थी। मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 0 से लेके टी तक तो ये हमारा था ही। देखो साइन 4 पाई है, 4 देखो पाई का तो पूरा साइकिल चलता है ना, लेकिन साइन पाई जो हमारा है, साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो दरअसल कितनी होती है, 0, नील बटा सन्नाटा। तो 4 पाई लगा दो चाहे 6 पाई लगा दो, दरअसल उसकी वैल्यू भी 0 ही होगी, और 0 का अगर आप किसी से डिवाइड कर देंगे तो भी वैल्यू 0 ही आएगी। सो दैट मीन्स दिस होल टर्म विल इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, और h की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सॉरी यहाँ t क्यों है, यहाँ तो 2 होगा ना, यहाँ पे 2 है। ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी आएगी I0² RT/2। आई थिंक यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा। अब हमें दरअसल ये वाले h की ज़रूरत, हमें दरअसल I0 की टर्म में नहीं चाहिए, हमें चाहिए IRMS के टर्म में। तो सपोज़ कर लेते हैं कि यही सेम पूरा का पूरा जो ड्रिवन होगा वो पूरा का फॉर्मूला ड्रिवन होगा तब जब इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट हमारी दौड़ी सर्किट में चली, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा। नाउ अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो दरअसल फॉर्मूला पूरा होने वाला है यही वाला, एज इक्वल टू IRMS स्क्वायर RT। हम लोग इससे DT नहीं, हम लोग इस पर पूरा करंट वो पूरी शीट निकालनी है तो इसलिए करते हैं। h की वैल्यू हमारे पास पहले यहाँ पे गिवन है I0² RT/2 इज इक्वल टू I² RMS RT। T से T गया, R से R गया, और ये I² RMS इज इक्वल टू I0²/2 है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जब हम लोग दोनों तरफ ऑन स्क्वायर रूट कर देंगे या फिर इसका स्क्वायर जो है वो यहाँ कर देंगे तो हमारे पास IRMS की वैल्यू आएगी IRMS इक्वल टू I0/√2। और यही सेम चीज़ हम लोग, मैंने आपको जैसे उसमें EMF के लिए यूज़ करते थे ऐसे हम लोग इसमें भी EMF के लिए यूज़ कर सकते हैं, सॉरी ERMS इज इक्वल टू E0/√2। आप इसको जैसे चाहें वैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को इतना करा दिया है। आप चाहें तो अगर आपको कोई और दूसरा टर्म जैसे कि आप चाहें तो E0 इज इक्वल टू √2 ERMS, आप इस तरीके से भी उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आई के टर्म में भी। तो यहाँ तक था हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC और उसके I0 यानी कि पीक वैल्यू ऑफ AC के बीच का रिलेशन। तो चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें आई थिंक बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसके लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा। तो अब दरअसल हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जैसा मैंने ये बना रखा है कि मीन वैल्यू ऑफ AC में पूरी 1 कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू ऑफ AC दरअसल 0 क्यों होती है। तो जैसे ऐसे तो मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू 0 अगर इक्वल वैल्यूज़ हैं तो अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि दरअसल ऐसा क्यों है। तो चलिए अब मैं करता हूँ आपका बिल्कुल मीन वैल्यू ऑफ AC जब मैंने निकाली थी ना, उनके बीच का रिलेशन जब निकाला था बिल्कुल उसी के जैसी इसकी अप्रोच है। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमें DQ कितना मिला था। DQ था हमारा IDT, है ना। I की वैल्यू I0 sin ओमेगा t थी, तो DQ इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t dt हो गया हमारा। और अब हमें टोटल वैल्यू चाहिए तो हम लोग इनका प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि ऑन इंटीग्रेटिंग with proper limits। तो Q तो हमारा Q ही रहेगा, DQ तो हमारा Q हो जाएगा, टोटल Q मतलब। और I0 हमारा जो है 0 से लेके T तक, इसका पूरा T तक लेता हूँ मैं, T/2 तक नहीं लेता हूँ। देखते हैं क्या होता है। I0 sin ओमेगा t dt, है ना। I0 बाहर आ जाएगा, I0 हमारा बाहर आ गया, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। वैल्यू हमारी 0 से t तक है। तो Q हो गया, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस I0 बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी 0 से t तक, है ना। Q इज इक्वल टू माइनस I0 बाई ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी में ये हमारा हो जाएगा कॉस ओमेगा टी पूरा माइनस
कॉस ओमेगा 0, है ना। अब यहीं पे हम लोग अगला स्टेप अपना लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू सबको पता है 2π/t होती है, q इजकल टू -I0/ओमेगा। अब यहाँ पर हमारा जो है ये होगा cos 2π/t इजकल टू t से t कट गया माइनस कॉस ओमेगा। और कॉस ओमेगा का अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 ही रहेगा, यानी कि ओमेगा का अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रहेगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, हमको पता है, माइनस I0/ओमेगा कॉस 2π, सिर्फ 2π बचा। देखो पाई नहीं है, अब 2π है। अब ये सर्कल जो है वो दरअसल पाई ना होकर 2π, यानी कि पूरा का पूरा 360 घूम गया। तो ये पूरा 360 घूमेगा तो इसकी वैल्यू अब -1 नहीं, अब सिर्फ 1 होगी। और ये cos 0 की वैल्यू तो 1 थी। तो अब जब आप ये टर्म को देखोगे 1 - 1, सबके दिमाग में आ गया होगा कि अब तो भैया 0 ही हो ना, अब तो कोई नहीं रोकेगा। तो ये पूरा टर्म हो गया 0, और 0 के साथ आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर दोगे वो आएगा 0। और जब आप इस वैल्यू को अगली वाली वैल्यू में रखेंगे, कौन सी वाली वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी, कौन सी थी वो, जब अरे सिंपल सा है ना अपना, q बराबर IT था, तो हम लोगों ने यही q लिया था कि q बराबर I m इंटू टी था। टी हम लोगों ने पूरा लिया था। अब q की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये आई एम भी पूरा टी हो, आई एम और टी ये पूरा आपस में 0, तो आई एम की वैल्यू भी 0। तो इसी वजह से ये हम लोगों ने आई एम की वैल्यू 0 कैसे प्राप्त की, क्योंकि हम लोगों ने पूरी साइकिल ले ली थी, यानी कि 0 को t तक ले लिया था, t/2 तक ना लेके। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि मीन वैल्यू ऑफ AC जो होती है वो पूरी 1 कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है। यही अपना रीज़न होता है। तो आई थिंक यहाँ तक जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसमें आप लोगों को इसके आगे और बताऊंगा और आप लोगों को थोड़े साथ मज़ेदार फंडे शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप ओपेरा क्लासेस के साथ बने रहें, ओपेरा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उन सभी के PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। खुश रहें, खाते रहें, पीते रहें, मौज करें।